फोर्स आप लोग देख सकते हैं। फोर्स स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स, अगर देखें तो फोर्स का तो बहुत सारा इफेक्ट होता है स्टूडेंट। तो फोर्स के इफेक्ट को देखते हुए इसको डिफाइन किया गया फोर्स को। तो फोर्स इज ए फॉर्म ऑफ पुल और पुश विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी और चेंजेस इस डायरेक्शन ऑफ मोशन और शेप। स्टूडेंट हम लोग देखते हैं डे टू डे लाइफ में कि हम किसी कार को क्या कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको फोर्स लगा कर रोक सकते हैं, ब्रेक लगा कर रोक लेते हैं फोर्स लगा के। किसी को एक्सेलरेट करते हैं, कोई बॉडी रेस्ट में रहता है तो उसको एक्सेलरेट करते हैं और एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं। अब कोई बच्चा स्टूडेंट कोई बाइक को धक्का दे तो उससे एक्सेलरेट तो नहीं होगा, है ना, उससे एक्सेलरेट नहीं होगा, लेकिन उसकी टेंडेंसी क्या है एक्सेलरेट करने की। तो एक्सेलरेट कर सकता है या टेंड टू एक्सेलरेट। अब वॉल को पुश करे स्टूडेंट तो हम लोग तो उसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी टेंडेंसी क्या है उसको एक्सेलरेट करने की उस पर। और यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, हम लोग एक एक करके देखते हैं एग्जांपल्स कुछ। फोर्स कैन सेट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जो बच्चा है इसको क्या कर रहा है, एक स्टिक से मार रहा है, ये इसको एक्सेलरेट कर रहा है ना, मोशन में ला रहा है, मोशन में ला रहा है। इसको फोर्स लगाएगा तो ये मोशन मूव कर रहा है, इधर से स्टिक से हिट कर रहा है तो फोर्स लगा रहा है ना, और ये मोशन में जा रहा है। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स और स्लो डाउन देम। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर सकता है। मान लो स्टूडेंट यहाँ से एक कार आ रही है ना, इधर कार जा रही है तो क्या होगा, ब्रेक अप्लाई करोगे स्टूडेंट, तो मान लो कि वी वेलोसिटी से ऐसे जा रही थी, ऐसे वी वेलोसिटी से जा रही थी, तो जैसे ही क्या होगा ब्रेक अप्लाई करेंगे, इस धीरे धीरे स्लोली हो, पहले तेज़ी से जा रही थी धीरे धीरे स्लो होकर रुक जाएगी। तो फोर्स क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि अपने बचपन में क्रिकेट तो खेला ही होगा, है ना, तो हम लोग बैट से बॉल आता है तो फोर्स को हिट करते हैं हम लोग, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है स्टूडेंट, है ना। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। या फुटबॉल खेलते हैं तो स्टूडेंट बॉल सीधी आ रही तो हम लोग उसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं फोर्स लगा के, पैर से हिट करने के बाद फोर्स लगाते हैं और वो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ दिख रहा है, इसको ऐसे दबाने पर क्या हो रहा है, शेप चेंज हो जा रहा है स्टूडेंट। नींबू को हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं तो इसका शेप चेंज हो जाता है। बॉल को हम लोग प्रेस करते हैं तो स्टूडेंट फोर्स चेंज हो, उसका शेप चेंज हो जाता है। स्प्रिंग का देख सकते हैं स्टूडेंट, स्प्रिंग का अगर खींच देते हैं तो स्ट्रेच हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, या कंप्रेस कर देते हैं तब भी शेप चेंज हो जाता है। ये सब एग्जांपल्स है फोर्स। तो क्या क्या एग्जांपल्स हो गए फोर्स स्टूडेंट, हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन को स्लो डाउन कर सकता है, स्पीड बढ़ा सकता है ना, शेप चेंज कर सकता है। ये सब इसके एग्जांपल्स हैं फोर्स के। तो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स हमने डेफिनेशन देखा था ऊपर पर, आप लोग स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, फोर्स जो है टू टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट। अगर देखें, एक हो जाएगा बैलेंस फोर्स और एक हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स क्या होगा स्टूडेंट, बैलेंस फोर्स का मतलब है कि उस पर नेट फोर्स, सारे फोर्स का सम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको हम लोग बैलेंस फोर्स बोलते हैं। सम ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो हो तो उसको बोलेंगे हम लोग बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स किसको बोलेंगे स्टूडेंट, अगर सम ऑफ फोर्स जीरो नहीं होता है कोई भी, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। चलो कुछ एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये फोटो में आप लोग को दिख रहा है कि टग ऑफ वार है। यहाँ पर इधर के पर्सन खींच रहा है और इधर के पर्सन इधर फोर्स लगा रहा है। तो क्या अभी ये स्टेशनरी है स्टूडेंट, रेस्ट में है सारे, इधर भी फोर्स लगा रहा है इधर भी फोर्स, दोनों क्या है, बैलेंस है, दोनों बैलेंस है। तो नेट फोर्स क्या हो गया, इधर जो फोर्स लग रहा है इधर जो फोर्स लग रहा है स्टूडेंट, दोनों का सम जीरो हो जा रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको बैलेंस फोर्स, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऐसे एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, टेबल पर रखा गया है,
तो क्या होगा, ग्रेविटेशन तो फोर्स लगाता है mg के इक्वल स्टूडेंट, ग्रेविटेशन कितना फोर्स लगाता है mg के इक्वल डाउनवर्ड्स, और इस पर नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लगता है, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लगता है। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mg, n इक्वल्स टू mg, ठीक है, n इक्वल्स टू mg। अब यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स का मैंने तो बता ही दिया कि नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन्फॉर्मेशन, दे आर टर्म एज अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, जब वो कोई अगर से जैसे नंबर ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है उस पर स्टूडेंट, तो स्टेट को चेंज कर दे रहा है या डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, अनबैलेंस फोर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पर दो पर्सन खींच रहे हैं इधर राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड में एक पर्सन खींच रहा है, तो इसका फोर्स ज़्यादा है स्टूडेंट, इसका फोर्स देख रहे हैं ज़्यादा है, राइट वर्ड फोर्स है जो कैपिटल एरो से दिखाया गया है, वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट, तो ये देखें राइट वर्ड फोर्स है इस पर, और इधर लेफ्ट वर्ड फोर्स कम है, तो स्टूडेंट नेट फोर्स जो होगा राइट वर्ड आएगा, सम ऑफ फोर्स राइट वर्ड आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स है, नेट फोर्स राइट वर्ड आएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, टग ऑफ वार में इधर से पर्सन जो फोर्स लगा रहा है 300 न्यूटन लगा रहा है, इधर भी 300, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0 नेट फोर्स, तो बैलेंस फोर्स। लेकिन यहाँ पर देखें स्टूडेंट, यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पर 300 न्यूटन फोर्स लग रहा है राइट वर्ड, और इधर कितना लग रहा है 400 न्यूटन, तो ये अनबैलेंस है स्टूडेंट। अगर 300 माइनस करेंगे तो 400 माइनस 300 लेफ्ट वर्ड फोर्स आएगा, लेफ्ट वर्ड, डायरेक्शन भी बताना पड़ता है स्टूडेंट, लेफ्ट वर्ड। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, अब एक बात और देखें, फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर देखें 2 पर्सन फोर्स लगा रहा है, मान लो इसको पुश कर रहा है, ये भी पुश कर रहा है, ये भी पुश कर रही है, तो ये फोर्स F1 लगा रही है और ये फोर्स F2 लगा रही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो स्टूडेंट ऐड हो जाएगा। मान लो कि एक 7 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और एक 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे 7 + 20 हो जाएगा। यही लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता तो माइनस हो जाता स्टूडेंट। चलो यहाँ पर देखते हैं, मान लो कि यहाँ पर एक कार मूव कर रही है स्टूडेंट, आगे की तरफ, इधर की तरफ कार जा रही है, जो फॉरवर्ड फोर्स लगा रही है, जेट इंजन फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ 10 न्यूटन, लेकिन यहाँ पर देखो पैराशूट लगा हुआ, तो इसको डिसेलरेट करेगा, पीछे की तरफ रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा, तो रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है मान लो 7 न्यूटन और आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना हो जाए स्टूडेंट, नेट फोर्स जो होगा वो 10 न्यूटन माइनस 7 न्यूटन, ये हो जाएगा 3 न्यूटन राइट वर्ड। नेट फोर्स किधर होगा, 3 न्यूटन राइट वर्ड्स। तो ये अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल हो गया स्टूडेंट, अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। हाँ, तो बैलेंस अनबैलेंस फोर्स का एक बार और से रिवीजन कर ले। अगर देखें नेट फोर्स 0 तो बैलेंस, नेट फोर्स 0 नहीं तो अनबैलेंस। अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, वो सारे इफेक्ट कर सकता है, जो जैसे हो गया रेस्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन को रेस्ट में ला रेस्ट से मोशन में ला सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है ना। अब देखें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, ये तो हो गया था इफेक्ट के बेसिस पर, लेकिन अब हम लोग स्टूडेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे फोर्स का। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, मान लो कि मास इसका m है, इसका मास m है, सेम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आ गया t टाइम, t = 0 पर यहाँ पर था, t = 0 पर यहाँ पर था ये ब्लॉक, और t कुछ टाइम के बाद यानी t टाइम के बाद t = 0 उसको बोलते हैं जब स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, उसको t = 0 है ना। और यहाँ पर t = समथिंग, टाइम = t मान लिया, इतना टाइम पर हमें इसकी वेलोसिटी v हो गई। और इस पर फोर्स लगेगा स्टूडेंट, मान लो कि ये सरफेस स्मूथ है, बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ मान लिया, तो जब फोर्स लगेगा स्टूडेंट तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पीड बढ़ा सकता है। तो फोर्स लग रहा है इसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही लग रहा है। इधर मान लो इसकी वेलोसिटी u थी स्टूडेंट, जो इनिशियल वेलोसिटी होता है, जो ऑब्जर्वेशन पहले करते हैं उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो u क्या हो जाएगा, इसको लिख लेता हूँ इनिशियल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और v मतलब क्या है, बाद में जो ऑब्जर्वेशन करेंगे
फाइनल वेलोसिटी उसको बोलेंगे, या फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो यू इनिशियल वेलोसिटी होगा, जो ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा, इनिशियल ऑब्जर्वेशन जो भी रहेंगे वो इनिशियल वेलोसिटी होगा, और बाद में जो ऑब्जर्वेशन होगा उसको फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है स्टूडेंट, फोर्स लग रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी भी है। t=0 पर यहाँ पर था ब्लॉक, मान लो इनिशियल वेलोसिटी यू थी, चल रही थी कुछ, लेकिन फोर्स भी लग रहा। तो t टाइम पर जब ऑब्जर्वेशन देखा तो फोर्स भी लग रहा था, कुछ वेलोसिटी था इस पर, हमने ऑब्जर्वेशन अभी से स्टार्ट किया, कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला पढ़ा था स्टूडेंट 7th में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट कैसे निकालते हैं? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो टाइम टेकन यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगा हो तो t-0 t ही हो जाएगा स्टूडेंट। तो v माइनस यू इक्वल्स टू t-0। तो v माइनस यू डिवाइड बाई टी, इसको डेल्टा v बाई डेल्टा टी भी लिखते हैं। डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज होता है। ये सिंबल जो है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है चेंज, इसका भी सिंबल मतलब चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइन, और ये ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी चेंज इन वेलोसिटी लिखोगे वो फाइनल माइनस इनिशियल ही होगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। अब स्टूडेंट एक्सेलरेशन का वैल्यू v माइनस यू बाई टी हो गया। तो अब F इक्वल्स टू क्या होता है? m में होता है स्टूडेंट। फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इन न्यूटन्स ने बताया था स्टूडेंट कि जब भी होगा फोर्स का वैल्यू जो होगा, अगर मान लो किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है, अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है और एक्सेलरेट कर रहा है, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होगा तो इसका कुछ एक्सेलरेशन आएगा, ऐसे एक्सेलरेट होगा तो कुछ एक्सेलरेशन आएगा स्टूडेंट। तो उस एक्सेलरेशन को अगर इसके मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, नेट अनबैलेंस फोर्स कितना लग रहा है, उसका वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया F इक्वल्स टू m इंटू ए, न्यूटन ने बताया था स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ स्टूडेंट। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, यहाँ पर स्मूथ सरफेस पर रखा गया है, कोई एक्सटर्नल फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस नहीं है आपको, तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास इसका 2 kg है, तो हम लोग फोर्स इक्वल्स टू कितना लिखेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है? 2 kg, और एक्सेलरेशन कितना है? 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट? नेट फोर्स जो होगा वो F इंटू 10 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, कहाँ थे? यहाँ देख सकते स्टूडेंट, मैंने एग्जांपल लिया था फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन का। यहाँ देखें तो हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है स्मूथ सरफेस पर, और इस पर फोर्स लग रहा है F। स्मूथ सरफेस से फ्रिक्शन नहीं है या रेजिस्टेंस नहीं, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा जाए इस पर फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग निकाल सकते हैं स्टूडेंट। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 इंटू 5, मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन, है ना स्टूडेंट। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, एक और एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट फोर्स लग रहा है, देखिए हम लोग को ये एक्चुअल में ये फार्मूला जो होता है स्टूडेंट, ये फार्मूला जो होता है F नेट इक्वल्स टू नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब अनबैलेंस फोर्स जो होगा वही फोर्स यहाँ लेना है, टोटल फोर्स लगने वाला फोर्स नहीं लेना हम लोग को, जो नेट फोर्स निकालेंगे उसका वैल्यू। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इधर से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, इधर से फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, ठीक है, और इसका मास है 4 kg। तो हमसे पूछा जाए कि इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, तो आप यहाँ पर नेट फोर्स लेंगे, F नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाएंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर F नेट कितना होगा? 10 माइनस 2, 8 न्यूटन इक्वल्स टू मास कितना है 4 इंटू एक्सेलरेशन A। तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू A।
तो ए का वैल्यू कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट तो आप लोग जानते होंगे। तो ये हमारा आंसर। तो नेट फोर्स स्टूडेंट यहाँ लगाना है, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नहीं तो ऐसे फोर्स करें तो आप 10 या लेंगे या 2 लेंगे, कौन सा लेंगे। तो आपको नेट निकालना है कि इधर अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो ऐड होंगे। और भी एग्जांपल्स देखेंगे। तो स्टूडेंट और या इसको अब एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर दे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर दे, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, है ना। तो F इक्वल्स टू m इंटू ए हो जाएगा, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। V क्या है फाइनल वेलोसिटी, U क्या है इनिशियल वेलोसिटी। तो F नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स देखे स्टूडेंट, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, मास ग्राम में हो जाएगा, एल एम हो जाएगा और टी सेकेंड में होगा, है ना। सीजीएस यूनिट में मास जो होगा ग्राम में होगा, लेंथ जो होगा मीटर में होगा, लेंथ जो होगा वो हमारा सेंटीमीटर में होगा सीजीएस यूनिट की बात करें तो, और टाइम सेकेंड में होगा स्टूडेंट, ठीक है। और ऐसा यूनिट तो आप लोग जानते हो कि मास केजी में, लेंथ मीटर में और टाइम सेकंड में। सीजीएस यूनिट में मास ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर और टाइम सेकंड में। तो अगर आपको बोल दे कि इसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करें तो आप उसको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हमारा सीजीएस यूनिट होगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें तो स्टूडेंट ये 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको 1 न्यूटन भी बोला जाता है। 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को स्टूडेंट न्यूटन बोला जाता है ना, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा है तो kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो इसको 1 न्यूटन बोला गया। न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो मास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ग्राम में कन्वर्ट करना है सीजीएस यूनिट में, तो हमको 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। और लेंथ 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻² सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई, यहाँ भी सेकंड स्क्वायर है तो यहाँ भी सेकंड स्क्वायर ही रहेगा सीजीएस यूनिट में, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब इसको स्टूडेंट डाइन, इसका नाम दिया गया है डाइन, इसको हम लोग डाइन बोलते हैं। ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग डाइन बोलते हैं, जैसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते थे, न्यूटन। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, तो इसको हम लोग डाइन बोलते हैं स्टूडेंट। और 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लग रहा है राइट वर्ड 50 न्यूटन और लेफ्ट वर्ड कितना लग रहा है 5 न्यूटन। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाएंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी दिया गया स्टूडेंट, जो t इक्वल्स टू 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। जब से हमने टाइम देखना स्टार्ट किया, इसका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, उसको हम लोग इनिशियल टाइम बोलते हैं, उसको 0 ले सकते हैं। और फाइनल टाइम टेकन मान लो कि स्टूडेंट 10:30 से दिख रहे थे, 10:35 हो जाएगा तो 5 मिनट टाइम लेंगे। टाइम इंटरवल लेना है, ना कि टाइम से 10:30 से नहीं डिवाइड कर देना है स्टूडेंट, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड से स्टार्ट हुआ और t इक्वल्स टू 8 सेकेंड पर हमारा ऑब्जर्वेशन खत्म हुआ, तो हम लोग को टाइम 8 - 2 लेना पड़ेगा स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट 8 पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 न्यूटन और 5 न्यूटन का नेट फोर्स निकालेंगे स्टूडेंट, तो 10 न्यूटन आएगा। F नेट इक्वल्स टू 10 न्यूटन राइट वर्ड। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है ना। मास दिया है 2 kg, तो हमको पूछा है कि वेलोसिटी क्या होगा t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, है ना। आफ्टर 5 सेकेंड इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो फार्मूला स्टूडेंट हम लोग को ये वाला फार्मूला लगाना है। जब आपको वेलोसिटी नोन हो, टाइम नोन हो, मास नोन हो, तो F इक्वल्स टू m इंटू v माइनस u बाई टी, ये वाला फार्मूला लगा ले, क्योंकि इसमें v भी है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम भी है। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में से कोई एक निकालना तो ये फार्मूला यूज करें, ठीक है। तो F नेट इक्वल्स टू m इंटू v माइनस u डिवाइडेड बाई टी। तो F नेट कितना निकाला था इसमें, नेट फोर्स 10 न्यूटन, है ना। 50 न्यूटन नहीं ले लेना है इसमें, नेट फोर्स लिखना है यहाँ। तो 10 न्यूटन इक्वल्स टू 2 इंटू v, और चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो v माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 यानी 25 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेता हूँ स्टूडेंट। यहाँ देखें तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ना, इसकी मास दी गई है 2 kg,
मास 2 kg है। टी इक्वस टू 0 पर सिचुएशन है, इसकी ये जो है इस पर एक फोर्स लग रहा था और इसकी स्पीड दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियली। जब हमने देखा टी इक्वस टू 0 पर, जब इसे ही देखना स्टार्ट किया, इसकी स्पीड इतनी थी, इस पर एक फोर्स लग रहा था और इसका मास 2 kg है। तो इसकी स्पीड हो गई 2 सेकेंड के बाद 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड ही है, स्पीड कांस्टेंट ही रह गई, वेलोसिटी कांस्टेंट ही रह गई, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। तो v इक्वस टू 5 मीटर पर सेकेंड है, तो t इक्वस टू 2 सेकेंड हो गया। तो एफ नेट इक्वस टू क्या होगा? 0 होगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन आप निकालोगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा? एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, और फाइनल वेलोसिटी भी 5 है, इनिशियल भी 5 है, डिवाइड बाई टाइम टेकन, तो ये तो 0 हो जाएगा स्टूडेंट। तो फोर्स इक्वस टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है और एक एग्जांपल है यहाँ पर स्टूडेंट नेट। हाँ, एक ध्यान रखें कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है कोई, कांस्टेंट वेलोसिटी, नोट दे के लिख ले आप लोग कि कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई कार मूव कर रही है तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि स्टूडेंट वेलोसिटी, जब चेंज इन वेलोसिटी ही नहीं होगा, वेलोसिटी सेम ही रहेगा, तो चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई टाइम टेकन, तो 0 डिवाइड बाई समथिंग 0 हो जाएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0। तो ध्यान रखें, जब भी कोई कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू 0 होगा, है ना। ये नहीं है कि फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स का वैल्यू 0 होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि ये कार है, इस पर कार है, तो इस पर 500 न्यूटन फोर्स लग रहा है, फॉरवर्ड पीछे की तरफ भी 500 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा? 0। तो ये इससे कार एक्सेलरेट नहीं होगी, कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करते रहती है। जैसे देखते होगे कि आप जब बाइक चलाते हैं स्टूडेंट, तो एक टाइम आता है कि इंजन फोर्स लगा रहता है आगे की तरफ और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगता है, दोनों बैलेंस हो जाता है, तो हमारी बाइक जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चलती रहती है कि नहीं। और जब ज़्यादा आगे की तरफ फॉरवर्ड फोर्स लगाते हैं, फ्रिक्शन ज़्यादा इंजन को पावर देते हैं, तो आगे की तरफ मूव करता है, एक्सेलरेट होता है। तो आगे की तरफ जब फॉरवर्डिंग फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो एक्सेलरेट होता है, जब तक बैलेंस रहता है तब तक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, ठीक है। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, एक एग्जांपल ले ले आप लोग। ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन acts on a body of mass 5 kg for 2 seconds. What is the change in velocity of the body? अब मान लो स्टूडेंट ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, मैंने इनिशियल वेलोसिटी u मान लिया। हमें तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस u का वैल्यू निकालना है। तो मैंने u मान लिया, फाइनल वेलोसिटी को v मान लेता हूँ, जो नोन नहीं है उसको मान ले, कुछ u इनिशियल वेलोसिटी की u मान ले और फाइनल वेलोसिटी को v, जो बाद में देखते हैं उसको फाइनल वेलोसिटी, जो इनिशियल देखते हैं, जो पहले देखते हैं उसको इनिशियल वेलोसिटी। तो t इक्वस टू 0 है, t इक्वस टू 2 सेकेंड दिया गया है, तो हमें v माइनस यू निकालना है। तो आपको कौन सा फार्मूला, f इक्वस टू एम इंटू वी माइनस यू वाला फार्मूला अप्लाई कर दे स्टूडेंट, ये वाला फार्मूला आप लोग अप्लाई कर दें। यहाँ पर देखें तो f इक्वस टू एम इंटू वी माइनस यू बाई टी, तो हमें v माइनस यू का ही वैल्यू निकालना है, और तो सब गिवन है। 15 इक्वस टू मास इंटू एक्सेलरेशन v माइनस यू डिवाइड बाई 2, v माइनस यू हमें निकालना है, तो v माइनस यू इक्वस टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पर देखें। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ वेट 9.8 न्यूटन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, यहाँ पर देखें तो इसका वेट दिया है स्टूडेंट, वेट। आगे जाएंगे अगर लेक्चर के बाद में और भी आगे देखेंगे, लेक्चर के अंत में मैं ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाऊँगा, वहाँ पर आपको वेट, मास, ये सब के बारे में डिटेल से पढ़ाऊँगा, है ना। ऐसे 7th क्लास में आपने वेट के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही कि वेट इक्वल्स टू एम जी होता है, वेट जो होता है एम जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मास नहीं दिया गया स्टूडेंट 9.8, आपको वेट दिया गया है, तो m इंटू जी का वैल्यू हमें 9.8 दिया गया है, न्यूटन में दिया गया है। तो आपको मास निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो मास कैसे निकालेंगे? वेट इक्वल्स टू m इंटू जी का वैल्यू 9.8 होता है, ठीक है। तो यहाँ 9.8 हमको वेट दिया है, 9.8 इक्वल्स टू मास
इंटू एक्सेलरेशन हमको पता है कि 9.8 होता है जी का वैल्यू, तो m इक्वस टू 1 kg हो गया। मास कितना आ गया 1 kg आ गया स्टूडेंट। तो फोर्स इक्वस टू अब पूछा क्या है हमसे कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन मीटर पर सेकंड वाई। तो 5 न्यूटन जब फोर्स लगेगा 1 kg मास पर, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करेगा स्टूडेंट। एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पर देखें तो F इक्वस टू m है ना, फोर्स इक्वस टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 5 इक्वस टू 1 इंटू ए इक्वस टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कार हैविंग ए मास ऑफ 1000 kg इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट इनिशियल स्पीड है, मूव कर रहा है, हमने जब देखना स्टार्ट किया तो कितना के स्पीड से मूव कर रहा था 30 मीटर पर सेकेंड से, है ना, 30 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ 30 मीटर। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ब्रिंग द कार एट रेस्ट। अब ब्रेक्स लग रहा है तो पीछे की तरफ ब्रेक, अब फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा स्टूडेंट, तो जब फोर्स पीछे की तरफ लगेगा तो इसको रिटार्ड करेगा, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, स्पीड का घटना, वेलोसिटी का घटना। ठीक है, वेलोसिटी का घटना। तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, कार इधर जा रही है तो इसकी स्पीड क्या होगी स्टूडेंट, घटेगी, घटते घटते क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो जब भी रेस्ट में आएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा स्टूडेंट। रेस्ट का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी जीरो, है ना, कम टू रेस्ट, रेस्ट मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई। इफ़ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर एंड रॉड इज इतना न्यूटन, पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा है 5000 न्यूटन है स्टूडेंट। गिवन है क्वेश्चन, कैलकुलेट टाइम इन विच कार कम टू रेस्ट। अब आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा रेस्ट में आने में, तो आपको फार्मूला वही अप्लाई करना है, F इक्वस टू m इंटू v माइनस यू बाई टी। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, तो फोर्स इक्वस टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, तो v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दें स्टूडेंट, अगर फॉरवर्ड फोर्स लगता, अगर एक्सेलरेट करता तो यहाँ पर फोर्स पॉजिटिव, राइट वर्ड लगता तो फोर्स पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेट करता है इस कार को तो पॉजिटिव, रिटार्ड कर रहा है, यहाँ फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। तो फोर्स चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट, तो हम लोग को फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है तो इसको हम निगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन तो -5, ध्यान रखना साइन के साथ पुट करना। अगर पीछे की तरफ नेट फोर्स आ रहा है तो माइनस साइन के साथ, और जिधर कार एक्सेलरेट करे उधर की तरफ अगर नेट फोर्स आ रहा है, जिधर कार जा रही है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव पुट करेंगे। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई फाइनल वेलोसिटी जीरो, -30 डिवाइड बाई टी, -5 माइनस माइनस प्लस हो गया, टी का वैल्यू स्टूडेंट 5t इक्वस टू 30 हो जाएगा, तो टी का वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, टी हमें 6 सेकेंड हो जाएगा स्टूडेंट। तो आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास m एक्सेलरेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर द फोर्स 5 न्यूटन। मान लो कि एक ब्लॉक है, मैंने कार ही ले ली स्टूडेंट, एक ब्लॉक है, उस पर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है ना, तो इसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। इसको m दिया, मैं m1 ही मान ले रहा हूँ, नोन नहीं है स्टूडेंट वो। अनदर ब्लॉक वन ऑफ मास एक्सेलरेट 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, ऑफ द सेम m2 है स्टूडेंट, m2 एक्सेलरेट 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्हेन द सम फोर्स एक्ट ऑन इट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स आर टाइड टुगेदर एंड सेम फोर्स एक्ट ऑन द कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ब्लॉक जो है m1 है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, फोर्स 5, सेम फोर्स लग रहा है, इस पर भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और 20 मीटर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। दूसरा ब्लॉक है जिस पर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन ही, लेकिन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन पूछा है कि इन दोनों ब्लॉक को एक साथ बांध दे, एक साथ बांध दिए स्टूडेंट, और सेम फोर्स लगाए, इस पर 5 न्यूटन ही फोर्स लगाए, सेम फोर्स 5 न्यूटन ही फोर्स लगाए, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है राइट वर्ड, तो हमको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अब जो मास लेंगे F इक्वस टू ma लगाते समय, अब ये फोर्स दोनों को एक्सेलरेट कर रहा है, ये दोनों ब्लॉक को एक्सेलरेट, ये वाला ब्लॉक ये है स्टूडेंट, ये वाला ब्लॉक यहाँ पर देखें तो ये दोनों को एक्सेलरेट करे पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ टोटल मास हमको लेना पड़ेगा m1 प्लस m2, जिस मास को एक्सेलरेट करना है उस मास को लेना है। तो यहाँ पर m1 प्लस m2,
क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट, फोर्स इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए। तो F इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, तो यहाँ हमें m1 प्लस m2 चाहिए, लेकिन हमको क्वेश्चन में m1 प्लस m2 गिवन नहीं है। तो हमको ये गिवन है ना कि 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो रहा है। तो फोर्स, इसके लिए फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगा, तो फोर्स इक्वल्स टू 5 न्यूटन, मास m1 इंटू एक्सेलरेशन 10 मीटर। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, m1 इक्वल्स टू हाफ के जी आ गया। यहाँ पर देखें तो फोर्स लग रहा है 5 और मास m2 इंटू 20, तो m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 kg, 1/4 kg, ठीक है, 1/4 kg। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए, फोर्स इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए, है ना, मास इंटू एक्सेस। तो फोर्स का वैल्यू कितना है 5 न्यूटन, इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/4, मैंने 2 पर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 नीचे, तो ये 4 हो जाएगा एलसीएम सेम करने के लिए, इंटू ए। तो क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू 3/4 इंटू ए का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 20/3 हो जाएगा, 6.6 मीटर पर सेकेंड। मतलब अब दोनों कार को एक साथ बांध देंगे तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, 6.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ पर आ जाओ स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन जो है आप लोग को एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है स्टूडेंट कि एक ब्लॉक है जिस पर फोर्स F लग रहा है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, सेम एक्सेलरेशन नहीं, हाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है A। मान लो कि इसका एक्सेलरेशन A मान ले रहा हूँ, ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है, ठीक है। और यहाँ पर देखें इस पर भी सेम फोर्स लग रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन ए भी प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो इसका मास है, एम ए का जो मास है वो 3 टाइम्स है एम बी के, सॉरी एम बी का जो मास है वो 3 टाइम्स है एम ए के, ठीक है। तो 3 टाइम्स एम ए है स्टूडेंट, यहाँ पर देखें 3 टाइम्स एम ए, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप फार्मूला लगा सकते हैं F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के, क्योंकि अगर मास बढ़ाएंगे तब भी फोर्स का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, अगर एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तब भी। जब फोर्स अलग हो तब फोर्स अलग हो, लेकिन अगर फोर्स सेम ही है स्टूडेंट तो पहले वाले के लिए आप इक्वेशन लगाएं, इसके लिए फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, इसके लिए इस ब्लॉक के लिए लगा रहा। तो फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए बी, है ना, इसका एक्सेलरेशन नहीं, सॉरी इसका एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन ये है, इसका एक्सप्रेशन फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन एफ। तो ये क्या है, दोनों इक्वल है स्टूडेंट। ये भी फोर्स क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों पर फोर्स सेम फोर्स लग रहा है, तो एफ फोर्स लग रहा है तो दोनों इक्वल हो जाए। तो राइट लेफ्ट वर्ड इक्वल्स है ऐसा स्टूडेंट, लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो राइट पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ एम ए इंटू ए इक्वल्स टू एम बी इंटू ए। तो हमें रेशियो पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी का क्वेश्चन में स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए बाई ए बी इक्वल्स टू एम बी बाई एम ए। तो यह 3 टाइम्स इसका मास है, इक्वल्स टू एम से डिवाइड कर देंगे 3:1। अब एक आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ स्टूडेंट, क्या होगा अगर फोर्स सेम हो, इफ फोर्स सेम हो स्टूडेंट, फोर्स सेम हो, अगर 2 ब्लॉक दिया गया है या 3 ब्लॉक दिया है, उस पर फोर्स अगर सेम है तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास के। मतलब एक्सेलरेशन अगर एक्सेलरेशन जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 मास। अगर फोर्स सेम है तो मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू स्टूडेंट कम होना पड़ेगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग जैसे इक्वेशन में देखा था यहाँ पर कि दोनों राइट वर्ड इक्वल्स था, राइट पार्ट, तो यहाँ a1 m1 इक्वल्स टू a2 m2 था, तो a1 बाई a2 इक्वल्स टू m2 बाई m1, है ना, a1 बाई a2 इक्वल्स टू m2 बाई m1। तो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेशियो। जैसे यहाँ पर ब्लॉक जो था स्टूडेंट, वो क्वेश्चन में दिया गया था कि सेम फोर्स है, तो वहाँ पर सिर्फ मास का इन्वर्सली कर देना है। a1 बाई a2 निकालना है तो m2 बाई m1 कर देना है, a2 बाई a1 निकालना है। अगर आपको a2 बाई a1 निकालना है जब फोर्स सेम हो तो आपको यहाँ पर m1 बाई m2 कर देना, उल्टा कर देना है ना। अगर हमको a1 बाई a2 निकालना होगा तो ऊपर की तरफ m2 लिखना है और नीचे की तरफ m1 लिखना है, इस तरह से कर देना है। फोर्स सेम हो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के, है ना। मास ज़्यादा रहेगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा तो मास कम हो जाएगा।
अच्छा, ये क्वेश्चन बताया स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए एक ब्लॉक है, इधर से फोर्स 80 न्यूटन लग रहा है, इधर से 55 न्यूटन लग रहा है, इधर से 25 न्यूटन लग रहा है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि नेट फोर्स कितना होगा स्टूडेंट, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है ना। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, अभी जो कंसेप्ट बताया यहाँ पर आपको क्या है, फोर्स इक्वल्स टू दिया गया है, एक्सेलरेशन इसका ए है, इसका फोर्स मास इसका m/4 दिया है, एक्सेलरेशन पूछा है कि कितना होगा इसका एक्सेलरेशन। तो क्या करना है, जब फोर्स सेम है स्टूडेंट, फोर्स सेम है तो हमारा एक्सेलरेशन का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर ए इसका एक्सेलरेशन ए न्यू डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू मास का इन्वर्सली, है ना। यहाँ पर ए न्यू डिवाइडेड बाई ए निकालना है तो हम मास किसका लेंगे, m2, m/4 डिवाइडेड बाई m, यानी 1/4 हो जाएगा स्टूडेंट, 1/4 ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, फोर्स सेम है तो आंसर हो जाएगा। आपको इक्वेशन लगा के भी देख लें, F = m/a होता है स्टूडेंट, इसके लिए लगा दिया F = m/a, इसके लिए भी लगा सकते हैं, फोर्स = m/4 इंटू एक्सेलरेशन न्यू एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर मास 1/4 कर दिया तो F = मास 1/4 इंटू ए न्यू। अब दोनों को डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट, FF कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ए न्यू = 4a, ए न्यू = 4a यहाँ भी निकाले स्टूडेंट, तो ए न्यू = अच्छा ए न्यू, सॉरी यहाँ पर हम लोगों ने गलती कर दी है स्टूडेंट, यहाँ पर गलती कर दी है, ए न्यू, यहाँ पर ए न्यू जब लिखे थे स्टूडेंट, ए न्यू डिवाइडेड बाई ए = m डिवाइडेड बाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, m/4 नहीं होना चाहिए, m डिवाइडेड बाई m/4 ऐसे होगा, उल्टा करना है ना मास को, अगर इसका एक्सेलरेशन रहता उसका मास और उसका एक्सेलरेशन रहता इसका मास, तो m कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ए न्यू = क्या हो जाएगा, ए न्यू = 4 इंटू ए, सॉरी ये गलत है स्टूडेंट, ठीक मैंने उल्टा ले लिया था। तो m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर मास कम होगा स्टूडेंट तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, अगर एक्सेलरेशन कम होगा तो मास घट जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये इस पर आप लोग क्वेश्चन और भी आगे करेंगे स्टूडेंट, और आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, अब फोर्स को देखें, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक तो बैलेंस और नॉन बैलेंस फोर्स, उसके इफेक्ट पे बेसिस पे डिवाइड किया गया। अब यहाँ पर फोर्स गया, एक कांटेक्ट फोर्स और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। यहाँ हमें कांटेक्ट के बेसिस पर हमको डिवाइड किया गया है स्टूडेंट, है ना। कांटेक्ट फोर्स उसको बोलते हैं जो बिना कांटेक्ट के स्टूडेंट फोर्स नहीं लगा सकते, है ना, उसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे हम लोग देखो कोई ब्लॉक को पुश करना है तो बिना कांटेक्ट के हम लोग पुश कर सकते हैं क्या, किसी तरह ना किसी तरह हमको कांटेक्ट बनाना पड़ेगा उससे, तभी हम फोर्स लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते, है ना। तो उसको बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है, नहीं फिजिकल कांटेक्ट होगा तो वो हमारा कांटेक्ट फोर्स नहीं है। एग्जाम्पल में यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी व्हेन दे आर इन फिजिकल कांटेक्ट विथ ईच अदर। जैसे यहाँ पर देखें स्टूडेंट, ये ब्लॉक जो है इसको पुश कर रहा है, 2 पर्सन पुश कर रहा है इसको, तो इसमें क्या हो रहा है, फिजिकल कांटेक्ट बना है ब्लॉक के साथ। यहाँ पर देखिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है स्टूडेंट, जब फ्रिक्शनल फोर्स लगता है तो क्या होगा, जब दोनों सरफेस टच में रहेंगे तभी फ्रिक्शन लग सकता है, नहीं तो एयर में रहेगा तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगाएगा सरफेस। लेकिन एक दूसरा टाइप जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स, इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी इवन इफ दे आर नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट विथ ईच अदर। तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया और एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, आप लोग देखा होगा बचपन में, मैग्नेट लेके वहाँ पर आयरन फिलिंग्स को रख देते हैं या आयरन के कॉइन रख देते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पर क्या होता है, मैग्नेट को लाते हैं तो अट्रैक्ट कर लेता है, तो वहाँ पर तो कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है ना, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। उसी तरह से अपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में फोर्स लगता है स्टूडेंट, जैसे हम लोग हेयर को रब करते हैं कॉम से रब करने के बाद हम पेपर पीस के पास ले जाते हैं तो अट्रैक्ट कर लेता है बिना टच किए ही। फोर्स चार्ज के बीच में फोर्स लगता है ना, इसमें भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, पेपर पीस को दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है। ग्रेविटेशनल फोर्स स्टूडेंट, हम लोग का ट्री से एप्पल गिरता है स्टूडेंट नीचे, या मैंगो या कुछ भी स्टोन फेंकते हैं, तो क्या होता है, बिना कांटेक्ट के ही अर्थ उस पर फोर्स लगाती है
है ना। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। दो मास के बीच जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है स्टूडेंट। तो वहाँ भी नॉन कंटैक्ट फोर्स है, क्योंकि बिना फिजिकल कंटैक्ट के ही फोर्स लग रहा है ना। तो फोर्स को दो कैटेगरी हो। अब सब कुछ स्टूडेंट धीरे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। नॉर्मल फोर्स भी स्टूडेंट हमारा कंटैक्ट फोर्स है ना। और नॉर्मल फोर्स इज द फोर्स बिटवीन द बॉडी इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंटैक्ट एंड देन फोर्स इज नोन एज नॉर्मल फोर्स। जैसे स्टूडेंट देखें यहाँ पर देखें तो एक ब्लॉक रखा गया है यहाँ पर सरफेस पर। तो क्या होगा स्टूडेंट, ये ब्लॉक पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा, ग्रेविटी अर्थ फोर्स लगाएगी इस पर, मास इनटू ग्रेविटी। तो इसको नीचे नहीं गिर जाता, ऐसा अगर सरफेस नहीं होता तो नीचे गिर जाता, लेकिन ये सरफेस है तो ये सरफेस क्या करता है, सरफेस जो परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाता है ये सरफेस, इसके कांटेक्ट में आता है तो इसको फोर्स लगाता है। इसको हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। जो फ्लैट सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर लगता है, तो यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, यहाँ पर इस पर ऐसे, तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया। और ये हमारा mg हो गया नीचे की तरफ, ये बैलेंस कर रहा है इसलिए, तो ये बैलेंस फोर्स भी है स्टूडेंट, बैलेंस फोर्स का एग्जांपल भी है। तो इसको हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, सरफेस के जो परपेंडिकुलर लगता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी एक ब्लॉक रखा गया है, वेज पर ऐसे इंक्लाइन प्लेन पर रखा गया है। तो यहाँ पर एक ब्लॉक रखा गया है, आप इस सब को ध्यान नहीं दें, सिर्फ नॉर्मल पर दें। तो यहाँ पर फोर्स जो लगेगा स्टूडेंट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, तो ये नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, है ना, ऐसे लग जाएगा। mg इधर mg की वजह से इधर जाना चाहता है, लेकिन ये क्या होगा, नॉर्मल फोर्स लग जाएगा। और इधर भी जाना चाहता है तो फ्रिक्शन लगता है, वो आपको बाद में बताऊंगा, फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टूडेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में यहाँ देखिए स्टूडेंट, फ्रिक्शन क्या होता है स्टूडेंट, जब भी दो बॉडी को हम लोग स्लाइड करते एक के दूसरे के ऊपर तो एक फ्रिक्शन लगा, स्लाइड करते हैं या स्लाइड करने की टेंडेंसी रखते हैं तब भी फ्रिक्शन लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जो पर्सन है, यहाँ पर आपको एक पर्सन जो दिखाई दे रहा है, इसको पुश कर रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको पुश ही कर दे, पुश करेगा तो फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा ही। अगर ये मोशन में आगे जाएगा, इधर की तरफ स्लाइड करेगा इस सरफेस पर, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन चाहता है कि वो एक दूसरे से कांटेक्ट जो है इन दोनों का ब्रेक नहीं हो, एक दूसरे से अलग नहीं हो, जुदा नहीं होने देना चाहता है स्टूडेंट, दूसरे शब्दों में बोले तो फ्रिक्शन को ये पुश भी कर सकता है स्टूडेंट। एक तो है कि ये मोशन में करने लगे तो फ्रिक्शन लगेगा ही पीछे, लेकिन अगर ये नहीं भी पुश करता है, अगर इसकी टेंडेंसी भी बनाता है आगे की तरफ पुश करे, तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा, पीछे की तरफ, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि ये ब्लॉक मूव नहीं करे, है ना। अगर लेकिन इस फ्रिक्शन का कुछ लिमिट है, उससे ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो वो तो आगे मूव करेगा ही, लेकिन पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगता रहेगा। लेकिन अगर पुश नहीं कर भी रहा है तब भी फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो बॉडी में हम टेंडेंसी लाते हैं, बॉडी में मूव करने की टेंडेंसी लाए या मूव कराए रिलेटिव टू सरफेस, सरफेस के रिलेटिव, मतलब सरफेस के ऊपर या तो स्लाइड करे या स्लाइड करने की टेंडेंसी हो तभी फ्रिक्शन लगेगा, है ना। अब दोनों सरफेस साथ साथ मूव कर रहे हैं तो स्लाइड करने की टेंडेंसी तो नहीं होगी, है ना। जैसे यहाँ पर देखें तो दोनों ब्लॉक अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो दो वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसमें स्लाइड होने की टेंडेंसी नहीं है ना, यह स्लाइड नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन यहाँ नहीं लगेगा। अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती, इसकी वेलोसिटी कम होती, तब स्लाइड होता, इस पर ये मूव कर जाता, है ना, तो फ्रिक्शन लग जाता। लेकिन दोनों सेम स्पीड से मूव करेंगे तो इस वेलोसिटी सेम रहे तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0, है ना। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, इस पर क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से इधर स्लाइड होना चाहेगा तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, जैसे पिछला एग्जांपल देखा था, ये इधर की तरफ स्लाइड करना चाहेगा तो फ्रिक्शन इधर जाना चाहेगा, है ना। अगर नहीं भी स्लाइड कर रहा है लेकिन इसकी टेंडेंसी है स्लाइड करने की, तो इसको क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस करेगा। और ये भी ध्यान रखें, फ्रिक्शन फोर्स एक जो है एडजस्टेबल फोर्स है, ऐसा उसको जितना चाहिए उतना लगा सकता है, मतलब एक लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर जब वो क्या करेगा, अगर मान लो कि 5 न्यूटन फोर्स से लगा दिए, इधर की तरफ गिरना चाह रहा है तो ये 5 न्यूटन ही फोर्स लगाएगा स्टूडेंट। अच्छा, इस एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट। मान लो कि ये 1 न्यूटन का फोर्स लगाया ब्लॉक,
आदमी इस पर 1 न्यूटन का फोर्स, तो फ्रिक्शन 1 न्यूटन ही लगाएगा। ऐसा नहीं है कि इधर की तरफ वो अपना पूरा लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा दिया, पूरा मतलब जितना फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा, एक इसकी लिमिटेशन होती है फ्रिक्शन की, इतना हो सकता है। जैसे ब्लॉक का वो कैलकुलेशन बाद में करेंगे स्टूडेंट, वो हमारे बाद में जब फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ मैं पढ़ाऊँगा तुम लोग को। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है स्टूडेंट, तो 1 न्यूटन फोर्स लगाएगा तो 1 न्यूटन ही लगाएगा, 2 न्यूटन लगाएगा तो 2 न्यूटन, 3 न्यूटन लगाएगा 3 न्यूटन लगाएगा। लेकिन मान लो फ्रिक्शन की लिमिटेशन है 10 न्यूटन, तो अगर यहाँ 10 न्यूटन लगाएंगे तो 10 न्यूटन लगाएगा, अगर 11 न्यूटन लगा देंगे तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, लेकिन ये 10 न्यूटन ही लगाता रहेगा, क्योंकि इसकी लिमिटेशन उतनी ही है स्टूडेंट, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकता है ना। चलो हाँ, तो यहाँ पर आ गए थे हम लोग यहाँ पर। तो फ्रिक्शन कब लगेगा स्टूडेंट? फ्रिक्शन तब लगेगा जब स्लाइड होने की टेंडेंसी हो या स्लाइड हो रहा हो, तभी फ्रिक्शन लगेगा, है ना। चलो ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए स्लाइड कर रहा है स्टूडेंट, तो फ्रिक्शन लग रहा है। अच्छा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेक करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ता है, आपको सरफेस को स्मूथ मान लें, सरफेस को क्या करें, स्मूथ मान लें। जैसे यहाँ पर इसमें हमें चेक करना है कि फ्रिक्शन आगे इधर लगेगा या इधर लगेगा, तो आप इसको सरफेस को स्मूथ मान लें, दोनों से इस सरफेस को स्मूथ, तो ब्लॉक किधर जाएगा, इधर की तरफ जाने की चला जाता अगर स्मूथ रहता तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। यहाँ पर भी देखें, अगर इस सरफेस स्मूथ होता स्टूडेंट, इस सरफेस स्मूथ होता तो ये ब्लॉक आगे की तरफ चला जाता, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ, है ना। चलो अब फ्रिक्शन को और डिटेल से पढ़ेंगे स्टूडेंट। एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं। अच्छा ये बताएं आप लोग कि ये फोर्सन जो है फ्रिक्शन पीछे लगेगा या आगे? स्टूडेंट इस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा, और यही फ्रिक्शन जो है हम लोग को आगे बढ़ने में मदद करता है। तो फ्रिक्शन हमेशा अपोज नहीं करता स्टूडेंट, मोशन का सपोर्ट भी करता है। तो ये हाँ, लेकिन अपोज किसका करता है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। अगर स्लाइड हो रहा हो, स्लाइड होने की कोशिश करेगा तब अपोज करेगा, है ना। तो ये मत बोलना कि मोशन का अपोज करता है, गलत हो जाएगा, है ना। कहीं लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है तो गलत हो जाएगा, मोशन का सपोर्ट भी करता है। चलो मैं इस एग्जांपल से समझाता हूँ स्टूडेंट। सोचो हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो इस पिछले वाले पैर को पुश करते हैं, पिछले वाले पैर को पुश करते हैं पीछे की तरफ, है ना। आप लोग चल के देखना, पीछे की तरफ पुश करते हैं आप लोग। तो क्या होता है, अगर ये स्मूथ होता है स्टूडेंट स्मूथ होता तो ये क्या होता, पीछे की तरफ चला जाता पैर। तो अभी क्या बताया मैंने, फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे, जिधर अगर मोशन हो रहा है उसके रिलेटिव मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो ये पीछे की तरफ स्लाइड होना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा, स्लाइड होने से बचाने के लिए, जुदा होने से बचाने के लिए आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो फ्रिक्शन इसमें आगे लगेगा। आज